पता नहीं कहाँ से शुरू करें। महामारी के जिस दौर में हम इन दिनों चल रहे हैं, पता नहीं हम चल रहे हैं कि महामारी चल रही है, शायद दोनों चल रहे हैं। कैसे ये देखा जाए और कैसे ये समझा जाए। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। गुजरात में दिन प्रतिदिन कोरोना से मृत्यु के दर बढ़ रहे हैं, जैसे सारे देश में। लेकिन गुजरात से बोलते हुए भी और गुजरात की सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई, उसके लिए कुछ साफ बात कहने का दायित्व होते हुए भी पहले मैं जो जिक्र करना चाहूँगा वो उत्तराखंड की है, कुंभ की है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला एक PIL के तहत दिया था। वो जनहित याचिका क्या थी कि भाई वहाँ जो निज़ामुद्दीन मरकज़ है, जो पिछले साल काफ़ी सुख्यात या कुख्यात हो गया था, वह वो निज़ामुद्दीन में संख्या की कुछ बंदी और पाबंदी लगानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन को खारिज कर दी, अस्वीकार किया। और जो टिप्पणी की वो बड़ी एक सोचने वाली थी कि भाई आप अगर कोई और संप्रदाय और धर्म संप्रदाय उसके पर जो भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, तो फिर एक मरकज़ पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन पार्ट I agree with the observation, but ultimately I would not buy this sort of argument. भाई कोई भी धर्म संप्रदाय का स्थानक हो, ठीक है, हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की और टिप्पणी में एक सत्य भी था कि भारत सरकार की जो नीति है उसमें एक प्रकार से जैसे जिसे एक पक्षपात कहिए, भेदभाव कहिए, ऐसा है। और आप देखें तो ठीक ही है ये सोचना, क्योंकि जब निज़ामुद्दीन उसकी जो पुरानी हरकत की बात की जाती थी, जिसमें हमने सबने निर्भसना की है कि आप इतनी रात में इकट्ठा होना रहना ये कोई इष्ट नहीं है, हमने सब में कहा है और इसमें कोई गलत बात तो नहीं की है। बट ऑल सेड एंड डन, एट दैट टाइम वी ऑल सिंपली डिसाइडेड टू फॉरगेट द नमस्ते ट्रम्प इवेंट इन गुजरात। तो जब अब मैं गुजरात के बाहर अगर आज हरिद्वार के कुंभ के संदर्भ में कुछ टिप्पण करने जा रहा हूँ, तो एज अ सिटीजन ऑफ गुजरात ये मेरा फ़र्ज बनता है कि पिछले साल नमस्ते ट्रम्प और इस साल ये मोटेरा के वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भीड़ इकट्ठा की गई, तो हाउ वुड यू evaluate it, how would you look at it? बट उत्तराखंड मैं एक और दृष्टि से भी जरा ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। कुंभ का प्रसंग है और गंगा स्नान का महिमा है, वेल ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में मिड स्ट्रीम जो चीफ मिनिस्टर बदले गए, अब नए आए वो अब उस अपना एक बड़ा कर्तव्य और दायित्व समझते हैं और इन्होंने प्रबोधन किया कि गंगा के पानी से आपको कोरोना नहीं होगा और ये भीड़ तादाद ये सब, यानी ये आपके पुराने ख्याल है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड नॉट मेनली दैट, दिस गाय दैट गोज इन द नेम ऑफ रावत, ये ही स्टिल वेंट ऑन टू से कि इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वी हैव अ गॉड एमिडस्ट अस। आप कुंभ स्नान करते हैं और कुंभ में
जो भी ईश्वर आपको मिले ना मिले, लेकिन गंगा से जमुना का महत्व कोई कम नहीं है। यमुना पर अपने साक्षात गॉड हेड का एक निवास है। अब ये अपने रावत साहब की ये जो बातें, तो हाउ वुड वन लुक एट इट इन नॉर्मल टाइम्स? हम इसको रिडिक्यूल कर सकते थे। अगर जरा गंभीर होते तो इसको हम ये कहते कि भाई शर्म से हमारा सर झुक जाता है कि ये एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस भाषा में बात करता है। लेकिन नो वर्ड्स आर इनफ, कोई शब्द काफ़ी नहीं है। नो वर्ड्स आर इनफ कि महामारी के दिनों में वी हैव सच एन इरिस्पॉन्सिबल लीडर, इरिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, वो सपोज टू बी सो पावरफुल के मिड स्ट्रीम अगले चीफ मिनिस्टर को बदल के उन्हें लाया गया। तो ये आपकी एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर की आपकी परिभाषा है, जो इस प्रकार से अपने सार्वजनिक दायित्व से मुकर जाकर ऐसे बात करते हैं। इनको शायद महामारी की गंभीरता का ख्याल है कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महामारी के दिनों में एक अपनी हाल की जो सरकार है वो तो इवेंट ना मौसम हमेशा मानती है, तो टाइम एंड अगेन कोई ना कोई प्रसंग तो आता ही है। इन दिनों सब जगह आम्बेडकर है। अब भाई बाबा साहब का योगदान तो बड़ा है। बाबा साहब ने यानी डॉक्टर आम्बेडकर ने राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं, उसकी खास बात की थी, खास जिक्र की थी। ये वॉज आई मीन क्रिटिकल ऑफ गांधी। गांधी जी का अपना तो एक व्यक्तित्व था, अनोखी शख्सियत थी, और वो कोई अपने आप को कोई अवतार के रूप में प्रोजेक्ट तो करने वालों में नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से भक्ति चलती थी, तो आम्बेडकर had a debt to also, and it is not I mean strictly related to Gandhi and Ambedkar. Point is कि सार्वजनिक जीवन में, खास करके राजनीति में, किसी एक की भक्ति और एक लीडर की, ये एक प्रकार के अधिनायकवाद को न्योता देना है, एंड वी हैव टू बी अलर्ट। तो आम्बेडकर को याद करना तो ठीक ही है, हमारा संविधान। लेकिन आम्बेडकर साहब का नाम जिस प्रकार से लिया जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कभी कोई संविधान में संशोधन की बात आती है, तो अगर हम सम्मत नहीं है तो ऐसे एक हुंकार के रूप में आर्ग्यूमेंट आएगा कि भाई बाबा साहब के संविधान के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। भाई बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का क्या मतलब है? आप जरा सोचिए, जैसे हर संविधान में होता है प्रावधान, अपने संविधान में भी संशोधन का प्रावधान तो है कि किस प्रकार से संशोधन आप कर सकते हैं। तो टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि समय के साथ जो समस्याएं आती है, जो इश्यूज आते हैं, मसले आते हैं, आपको बदलना चाहिए। तो यू प्रोवाइड फॉर दैट ऑल्सो। ये संविधान कोई पवित्र कहाँ है? आपके बेसिक वैल्यूज जो हमने हमारे प्रियम्बल में कहे कि भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो दैट्स फाइन। और कोई भी कानून की बात आएगी, संशोधन की बात आएगी, हम हर संशोधन को in the light of these ideals as depicted in the preamble, हम किसी भी संशोधन की को क्रिटिसाइज करेंगे या स्वीकार करेंगे या संशोधन में भी संशोधन करेंगे, ये तो हो सकता है। तो ये अब जैसे आम्बेडकर के नाम से इस दिनों में ये कहा गया, अभी अब अपने चीफ जस्टिस साहब बोबड़े साहब, आई मीन सॉरी बोलते साहब,
बट तो ये अपने चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने कहा कि आम्बेडकर ने तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का सोचा था, क्योंकि साउथ वाले हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे और नॉर्थ वाले तमिल को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई आपने कोई डिबेट पढ़ी है? आप पूरा पढ़ लीजिए। देश में पिछले 150 साल से ये चर्चा चली है, 150-200 साल में, और धीरे धीरे करके हिंदी का एक स्थान बना है। और फिर भी क्योंकि सब राज्यों के साथ आपको काम करना है, तो एक फॉर हिस्टोरिकल रीजंस अंग्रेजी की भी एक सहूलियत है। अब इसमें ये संस्कृत लाने की बात कहाँ से आई? अब आम्बेडकर ने कहा था, अरे भाई ही माइट हैव टोल्ड दिस आइडिया, तो ये कोई ये यानी दैट मीन्स नाउ वी आर ऑफर्ड ए सैनिटाइज आम्बेडकर कि जो आपके आज का जो राष्ट्रवाद है उसके साथ उसको कैसे मिलाया जाए। एंड आई मीन एज luck and chance and circumstances would be, you have a veritable chief justice also joining the queue. अब इसको क्या कहेंगे? वेल जो कहना है वो तो आप लोग समझ जाते हैं, इसको क्या कहेंगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन, व्हेन वी टॉक ऑफ आम्बेडकर, अब आप देखिए ये आज के जो राष्ट्रवाद की स्कूल है वो हमारे साथ आए, विमर्श में बताए कि आम्बेडकर ने कहा हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया है। गुजरात में आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में देश के सब यूनिवर्सिटियों के ये मिला। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से अपना वेब भाषण किया। डॉक्टर आम्बेडकर पर 4 किताबें ये किशोर मकवाना की एक साथ प्रकाशित हुई। आम्बेडकर के 4 दर्शन, आयाम दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, राष्ट्र दर्शन वगैरह करके 4 दर्शन। इसमें से कुछ बात तो शायद आम्बेडकर भी अगर अभी होते तो उनको भी अपने बारे में ज्ञान हो सकता था। बट अब ये किताब 4 आई आम्बेडकर की, तो ये वन वुड लाइक टू नो एंड अंडरस्टैंड कि आप हर वक्त जिसकी जयंती मनाते हैं उसको आपके ख्याल में एक प्रकार के सैनिटाइज करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कोई सोच है कि नहीं? मैं आपको आम्बेडकर की बात बताऊं। बैक इन 1956 जब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, तो द वे द देन सरसंघचालक गोलवलकर हैड रिएक्टेड, आप पढ़िए, ही वॉज क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल, यूजुअली क्रिटिकल, ऑफ कोर्स क्रिटिकल ऑफ गांधी। गोलवलकर हैड ए गुड वर्ड फॉर गांधी कि भाई गांधी जी ने अनशन किए और ये हिंदू उसमें से दलित का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये सेपरेट, टोटली सेपरेट इलेक्टोरल ये नहीं हुआ और एक एकता समाज की रही, तो गांधी जी का एक योगदान है। हालांकि जो बात बोलते नहीं है वो ये है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करवाया, वो ठीक है। जो बड़े उत्साही लोग होते इस स्कूल के बड़े उत्साही लोग, हाँ, अब इनके बारे में तो क्या कहे। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि डोंट टीच फिलोसॉफी टू किड्स बिकॉज लाइक पपी डॉग्स दे वुड आर्ग्यू फॉर अम्यूजमेंट। तो अब ये अपने बच्चे जो है ये परिवार के, वो उत्साह में ये भी कहेंगे कि गांधी जी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। तो वेल, ऑल सेड एंड डन। बट मैं 1956 में आम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन करते वक्त जो बातें की थी और जिसका प्रगट प्रतिवाद सरसंघचालक गोलवलकर ने किया था। आरएसएस के सरसंघचालकों में सबसे लंबा कार्यकाल
गोडवलकर जी का रहा, और आइडियोलॉग के नाते उनका बड़ा एक धाक भी था, अभी तक चलता है। हालांकि उसको भी अब भी अपने नए हिसाब से सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन द सेम RSS persons like Dattoppan Thengdi, Idate and others, when they floated समरसता मंच, तो इनकी एक कहने में कुछ न कुछ नया आया, बदल गया। तो आई एम हैप्पी इफ देर इज अ कोर्स करेक्शन, बट पॉइंट इज कि आपने एक कोर्स करेक्शन अगर कहीं किया तो क्या आपकी सोच में करेक्शन है, क्या आपके एक पॉलिसी में व्यूहात्मक रणनीति की दृष्टि से प्रोजेक्शन है? अगर पुनर्विचार है, whether it is a real reconsideration, a real rethinking and a real change, or simply a sort of a projection that helps you at this juncture. अब मैं महामारी से हटकर आंबेडकर आ गया तो ये कहने के लिए कि भाई हमें काफ़ी सोचना है। अब इन दिनों अब ये हमारी एक बड़ी शख्सियत है गुजराती, उसमें लाइव पीपल ऑफ लेटर्स, अभी वो ही वेंट ऑल गागा लगा अबाउट तस्लीमा नसरीन, और भाई तस्लीमा आपको क्यों पसंद थे? आपको इसलिए पसंद थे कि 1992 में 1992 में दिसंबर में जो यहाँ हुआ, उसका जो अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन, आई एम नॉट सपोर्टिंग और जस्टिफाइंग इट, बट इसका एक रिएक्शन सीमा पार मुस्लिम देशों में होना स्वाभाविक था। तो not that I am happy about it or I welcome it, but you had invited it. तो बांग्लादेश में जब एक हिंदू विरोधी मुहिम चली फॉलोइंग द अयोध्या इवेंट, तो इसमें बंगबंधु की राजनीति के समर्थक एक हिंदू परिवार को भी टारगेट किया गया। तो उस हिंदू परिवार की कथा और ये फैनेटिक एलिमेंट्स, उसकी असलियत, इसकी बात तस्लीमा नसरीन ने उन दिनों अपनी लज्जा, जो उनका उपन्यास लज्जा कादम्बरी में लिखा था। तब से वो ये जो देश की, इस भारत की जो हिंदुत्व राजनीति है उसकी, हालांकि every liberal in India, liberal vote in liberal opinion in India would certainly welcome कि भाई एक बांग्लादेशी लेखिका अपने यहाँ जिस प्रकार से एक फेनरिज्म चला है उसके खिलाफ उठ के बोलती है, तो यू शुड बी हैप्पी, वेल फाइन। बट द सेम तस्लीमा नसरीन अपने देश में रहने के, यहाँ काफ़ी रहने के बाद, शी हैज पेन्ड अ सीक्वल ऑफ द लज्जा नॉवेल, अ सीक्वल ऑफ द लज्जा नॉवेल, एंड उसमें क्या आता है कि वो जो फैमिली द फैमिली दैट यूज्ड टू सपोर्ट बंगबंधु एक क्रॉस करके आपके यहाँ आ गया बिकॉज ऑफ फैनेटिक थ्रेट, और आपके यहाँ आने के बाद एक मायने में कुछ सेटल हुआ, और मे बी एज ए रिएक्शन और एन अंडरस्टैंडेबल रिस्पॉन्स द लीडर जॉइंड हिंदुत्व राजनीति पीपल इन इंडिया। Ultimately, he felt frustrated. The hero realizes
कि भाई ये जो कम्युनल राजनीति है वो कोई मेरी समस्या का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं बांग्लादेश से संत्रस्त होकर आया एंड अल्टीमेटली आई ज्वाइन हिंदुत्व फोर्सेस, लेकिन द एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड व्हाइल वर्किंग विद देम दैट मेड हिम रियलाइज कि मेरे जो सवाल थे फेनेटिसिज्म के कारण उसका जवाब एक सामने वाली फेनेटिकल पॉलिटिक्स में नहीं है। अब ये जो हीरो सुरंजन का ये जो मंथन है, ऑल दिस सरकारी स्कॉलर्स हु ऑलमोस्ट आउटविटेड श्रीलाल शुक्ला's राग दरबारी, ये सब होके अब ये तस्लीमा का संज्ञान करते हैं कोरस पूरा, बट they simply don't see what she has written in this sequel. Because they have no answer. तो मेरा कहना ये है कि भाई आप इवेंट पर इवेंट बनाते हैं, हर देश के हर लीडर को आप एक प्रकार से एक कोऑप्ट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ये कोऑप्ट को करने में आप प्रोजेक्शन की वजह से जा रहे हैं कि आपकी जो सोच थी उसमें करेक्शन की वजह से जा रहे हैं। आई थिंक देयर इज वर्चुअली वेरी लिटल कोर्स करेक्शन सोच में, और नो करेक्शन। somehow you want to co-opt any leader, you can find out. ये इन्होंने सुभाष की ये की, अब फाइलों में से कम वक्ती कुछ निकला ही नहीं तो क्या करें, लेकिन बट भी अगर मान लो फाइल में से कुछ निकला भी होता जिसको ये एंटी गांधी नेहरू पटेल आप इस्तेमाल कर सकते। हालांकि उन रिकॉर्ड तो है कि सुभाष की पत्नी को इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ पेंशन का प्रबंध कांग्रेस ने इसके नेशनल मूवमेंट के दौरान किया था, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नेहरू एंड पटेल लुक्ड आफ्टर इट, एंड द फैमिली अनीता एंड अदर्स दे हैव बीन क्वाइट अप्रिशिएटिव ऑफ द देन लीडरशिप। अब बट ये भी मान लीजिए कि आप फाइल में से कुछ ऐसा निकालते हैं विच यू कैन कोट अगेंस्ट नेहरू और समथिंग, वेल इट्स ऑल राइट, सेड एंड डन ऑल्सो, बट वेदर सुभाष वुड एट एनी डे बाय योर कम्युनल पॉलिटिक्स, आप यू आर आंसरेबल। व्हाई द हेल Subhash didn't approve of your politics? अनुशीलन समिति के कारण डॉक्टर हेडगेवार का कुछ संबंध था बंगाल के लोगों के साथ। मे बी सुभाष, सावरकर, हेडगेवार, they have met also. Savarkar, I am sure they have met. But all said and done, Subhash never bought your communal politics. तो फिर भी आपने सुभाष का ये हुआ, तो हर वक्त हमें अब आपको एक कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि भाई आप एक प्रकार से जिस प्रकार से जा रहे हैं, तो ये महामारी के आपके हैंडलिंग में भी क्या हुआ। वेल, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, मैं ये एक छोटा सा रेफरेंस फिर देना चाहूँगा कि भाई एक ज़माने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्ट्री में जो हेल्थ एडवाइज़र थी सुजाता राव, आई थिंक, उसने कहा था, शी हैज़ रिटन कि देश में महामारी यानी कोरोना के प्रवेश के वक्त काम लेने में वी आर लेट बाय अ मंथ। दैट वाज हर
अब आप क्यों लेट हुए थे? क्योंकि आप यू आर बिजी विथ नमस्ते ट्रम्प, तो योर नमस्ते ट्रम्प वॉज योर प्रायोरिटी or maybe other priorities, but you were late by a month. When Trump came here, as per WHO, there was already an emergency, and then you hosted Trump, and such a great crowd, big crowd. You are late by a month, and then द माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट, अब मैं उस बारे में भी बात करूंगा, बट मेरा कहना क्या है कि बट ऑल उस वक्त आपने मरकज को एक ग्रुप निकाला. लुक, लेट मी रिपीट, आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर मरकज. अगर कुछ बातें नहीं हो सकती है तो नहीं होनी चाहिए, कि इकट्ठा नहीं होना, इतना ये उसका संयम बरतना, इट्स फाइन, ओके, वी ऑल नीड इट एंड गवर्नमेंट मस्ट गवर्न. बट आपने होने दिया और होने के बाद आपने आवाज मचाई, एंड ये द होल मशीनरी वेंट, आई मीन सो लाउड, कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ. गुजरात ने, विजय रूपाणी ने भी कहा कि गुजरात में कोरोना क्यों आया, ये मरकज वाले फिर यहाँ आ गए, एज इफ दे हैड नो अदर बिजनेस. भाई सब ईश्वर करता है, तो गॉड इट्स ऑर्डेन कि भाई दिल्ली, देश की राजधानी को जो लाभ मिले उससे गुजरात वंचित नहीं रहना चाहिए. जब गुजरात का अपना लड़का दिल्ली में बैठा है तो फिर गुजरात के लोगों को क्यों वंचित रखना. तो ये मरकज वाले यहाँ भी आ गए और अपने विजय भाई रूपाणी के कान में कह गए कि भाई बच्चे बच्चे फिक्र मत कर, तुझे भी देता हूँ, लेते जा कोरोना, लेते जा. तो ये दिस इज एन आर्ग्यूमेंट. यू हैव अ चीफ मिनिस्टर. आप देखिए, अभी अपने वो एक हमारे सूरत में गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष विराजमान है पाटिल साहब. अभी पाटिल साहब ने कल एक फंक्शन सूरत में किया, तो उसमें कोई आचार संहिता का पालन नहीं था. ये सेम पाटिल साहब जिन्होंने नियुक्ति के बाद सारे गुजरात का दौरा किया और अपने पार्टी वर्कर्स से जो मीटिंग की, उसमें कोई कोरोना के नियमों का, आचार संहिता को कोई पालन नहीं था. और जब सारे गुजरात में ये अपनी कोरोना की वो नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन वो नहीं मिल रहे थे, तो like an avatar, suddenly rose this guy that goes in the name of C.R. पाटिल, के देखिए मैं दे रहा हूं 5,000, ले जाओ. आपने अपने मुख्यमंत्री जी से पूछा तो बेचारे वो क्या कहेंगे. रूपाणी साहब ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं कहाँ से आए, हमारे पास तो नहीं है, किसी के पास नहीं है. तो अब ये दीज आर द पर्सन्स हु गवर्न अस. इनके भाई लोग कहाँ हैं? वह हरिद्वार कुंभ में स्नान कर रहे हैं, जिसमें तीरथ सिंह रावत शीर्षासन करते हुए कह रहे हैं कि गंगा के सब पवित्र हो जाएंगे, कोई कोरोना की चिंता नहीं है. अब पता नहीं बाबा रामदेव इस वक्त कहाँ है, वो भी हरिद्वार में ही कहीं शायद जुगलबंदी कर रहे हो गए, आई डोंट नो. बट एज थिंग गोज, वी हैव कम टू सच अ सॉरी पास. सो आज ये मेरी बात ख़त्म करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वी हैव टू बी अलर्ट. हमें हमारे सार्वजनिक जीवन में एक संयम बरतना चाहिए, सही है, बट संयम बरतने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की नीतियों के बारे में क्रिटिकल नहीं होना और क्रिटिकल नहीं रहना. ये प्रताप भानु मेहता की जो बात है, काफ़ी व्यू पॉइंट हो सकते हैं, बट द संघ आइडियोलॉग विनय सहस्रबुद्धे MP है आजकल, तो विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि इनको भाई ये कैसे बौद्धिक, इनको कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता है. हाँ भाई, नहीं दिखाई देता है, वो बोलता है तो क्या है. अगर फिर भी आपको लगता है कि अच्छा है ना, आप करते हैं ना, आपका चलता है, लोग स्वीकारते तो करें. बट ही सॉ समथिंग
and he wanted to criticize it, but आप इसकी निर्भीकता की को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसकी अपने प्रकार से सत्य बोलने की बात को आप अप्रिशिएट नहीं करते। आप कहते हैं कि ये कैसा है कि उसको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। हाँ भाई, तो क्या करे, जो है सो है, लेकिन दिस इज नॉट द वे अ गवर्नमेंट कैन गवर्न। दिस इज नो फंक्शनिंग, दिस इज आइदर नो फंक्शनिंग or maybe malfunctioning. Once Khrushchev and Bulganin used, I think they used this word for India कि यहाँ एक functioning anarchy है। भाई वो functioning anarchy थी, but then Nehru and others at the helm कि with all their limitations they applied their mind कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, एक सोच थी। अब यहाँ तो we have Rawat who says कि we have God in the name of Modi and everything is fine। तो क्या कहेंगे टू यूज जिब्रान कि आप उस देश की दया खाओ जहाँ इस प्रकार के लोग हैं। दिस डेज इन इंडिया द प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन, उसके साथ और उसके पास सोफिस्टों की और डेमेगोग्स की एक भीड़ जमा हुई है। दे कैन जस्टिफाई एनीथिंग एवरीथिंग, दे डोंट नीड प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, दे विल गो ऑन रेजिंग देयर वॉइस एंड वॉइस विल रिप्लेस द आर्ग्यूमेंट। तो ये जो एक सोफिस्ट्री और डेमेगोगी चल रही है, जिसका इन दिनों बांग्ला चुनाव में हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। हर जगह उनका यही माइंडसेट है, यही अप्रोच है, यही राजनीति है। तो कोरोना से तो हम लड़ेंगे, हम संयम बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, लेकिन हमारे संयम और सावधानी के खिलाफ सरकार के हर इनएक्शन को हम अनक्रिटिसाइज नहीं जाने देंगे। सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना, ऐसी कोई संयम या सावधानी की परिभाषा हम नहीं करते हैं। धन्यवाद।